अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हमें न्यूक्लियर फिजिक्स का एक इंतहाई अहम टॉपिक मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी डिस्कस करना है। ये दोनों टॉपिक्स आपस में लिंक्ड हैं और इनको शुरू करने से पहले हमें एक चीज़ जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पास इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, 10 पार्टिकल हैं, 20 हैं, 100 हैं, उनका हम अलग-अलग मैस अगर हम करें और उस मैस को फिर सम कर लें, उनके अलग-अलग मैस को सम कर लें और फिर उन सारे मैसेस को, उन सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स को हम इकट्ठे एक ही शापर में डाल लें और उन सब का मैस करें, तो वो मैस उन इंडिविजुअल मैसेस के सम के बराबर आता है। तो ऐसा ही होना चाहिए, हमारी जहन में ऐसा ही बात आती है कि इंडिविजुअल्स का जो मैस का सम है वो उनके कंबाइन मैस के बराबर आना चाहिए। लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में, न्यूक्लियस के केस में ऐसा नहीं होता। मैस ऑफ द न्यूक्लियस जो होता है वो हमेशा लेस आता है टोटल मैस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दैट मेक अप द न्यूक्लियस। मतलब ये कि एक न्यूक्लियस को अगर 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन बना रहे हैं, तो जो पहले हमने बात की, हमारी डेली लाइफ का जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक 10 प्रोटॉन्स का इंडिविजुअल मैस देख लें और 10 न्यूट्रॉन्स का इंडिविजुअल मैस देख लें और उस सारे को ऐड कर लें और फिर न्यूक्लियस की फॉर्म में अगर वो 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन इकट्ठे हैं तो उन सब का मैस भी उस इंडिविजुअल मैस जो पहले हमने तोला है और उसका सम किया है उसके बराबर आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता ये है कि हमेशा मैस ऑफ द न्यूक्लियस जो होता है वो उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कुल तादाद का जब हम अलग-अलग मैस करें और उसको ऐड करें तो उस मैस से हमेशा वो जो मैस ऑफ कंबाइंड न्यूक्लियस होता है वो लेस आता है। इसका मतलब है कुछ मैस मिस हो जाता है। वो जो मिसिंग मैस है, वो जो डिफरेंस ऑफ मैस है, वो मैस डिफेक्ट कहलाता है। तो वो जो मिसिंग मैस है वो दरअसल कन्वर्ट हुआ है एनर्जी में, जिस एनर्जी ने फिर उन न्यूक्लियंस को, उन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में बाउंड करके रखा हुआ है। इस मुनासबत से उस मिसिंग मैस की इक्विवेलेंट एनर्जी, यानी वो जो मिसिंग मैस कन्वर्ट हुआ है एनर्जी में, उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे कि रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट हमेशा हमें यही बात बता रहे हैं कि मैस ऑफ द न्यूक्लियस हमेशा मैस ऑफ न्यूक्लियन से कम होता है। मैस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन मैस ऑफ न्यूक्लियंस, और वो जो डिफरेंस होता है उसको हम डेल्टा एम से डिनोट करते हैं और उसे मैस डिफेक्ट बोलते हैं। अब डेल्टा एम निकालने का तरीका हमारे पास क्या होगा कि डेल्टा एम यानी मैस डिफेक्ट विल बी इक्वल टू, इसमें जेड एम पी आया है, दिस इज टोटल मैस ऑफ प्रोटॉन्स। इसमें जेड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है जिसको एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर भी बोला जाता है, और या न्यूक्लियर फिजिक्स में हम इसको चार्ज नंबर बोलते हैं। तो एम पी मैस ऑफ प्रोटॉन है, तो ये जेड एम पी जब हुआ तो ये टोटल मैस ऑफ प्रोटॉन्स हो गया, इंडिविजुअल प्रोटॉन्स हो गया। ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और ये मैस ऑफ प्रोटॉन है। ए माइनस जेड यानी मैस नंबर माइनस चार्ज नंबर, ये चीज़ हमें देती है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ए माइनस जेड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है और m इंटू एन मैस ऑफ 1 न्यूट्रॉन है, तो ये a माइनस जेड इंटू एम एन ये टोटल मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया। और ये दोनों चीज़ें जो ब्रैकेट में हैं, दोनों टर्म्स जेड एम पी प्लस a माइनस जेड इंटू एम एन, ये टोटल मैस ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया। और इस साइड पर इसमें से माइनस हुआ है मैस ऑफ द न्यूक्लियस, कंबाइंड न्यूक्लियस। जब ये सारे प्रोटॉन्स और सारे न्यूट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं, न्यूक्लियस बना देते हैं, तो उस न्यूक्लियस का जो मैस है वो मैस कैपिटल एम से हम डिनोट करते हैं। ये मैस ऑफ न्यूक्लियस होता है। और हमेशा जिस तरह ऊपर बात हुई, इंडिविजुअल मैसेस का जो इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो मैस है
ये मास ऑफ न्यूक्लियस से कुछ बड़ा होता है, यानी मास ऑफ न्यूक्लियस कुछ कम होता है इनसे, तो वो जो कमी है वो डेल्टा एम कहलाती है, इसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं। तो इसको मज़ीद अगर हम इसी पर बात करें तो इक्वेशन जो हमने बात की, ये जिस तरह से ZMP और ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 ये मास डिफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो मास डिफेक्ट है ये कन्वर्ट होता है एनर्जी में। तो missing mass, this missing mass delta m is converted to energy, and this energy is found from, ये एनर्जी हमें कहाँ से हासिल होगी, ये आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन से हासिल होगी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से। तो यहाँ बाइंडिंग E से मुराद बाइंडिंग एनर्जी है, और डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ये मास डेल्टा एम कन्वर्ट हुआ है एनर्जी में, तो डेल्टा एम सी स्क्वायर हो जाएगा। तो डेल्टा एम की जगह ये सारी वैल्यू ऊपर इक्वेशन नंबर 1 से लिख लें, तो इनटू सी स्क्वायर कर दें, तो ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। और बाइंडिंग एनर्जी को जिस तरह हमने इसको कॉन्सेप्ट तो ले लिया कि मिसिंग मास जो मास डिफेक्ट है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में, और वही न्यूक्लियर पार्टिकल्स को, न्यूक्लियंस को बाउंड करके रखती है न्यूक्लियस में, और बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। लेकिन बाकायदा डेफिनेशन जब हम करेंगे तो हम इसको कन्वर्सली करेंगे, यानी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स न्यूक्लियंस। तो जाहिर है न्यूक्लियंस को बाउंड करके जितनी एनर्जी न्यूक्लियंस को बाउंड करके रखने में जितनी एनर्जी दरकार होती है, उतनी ही एनर्जी उसको तोड़ने में दरकार होगी। तो ये उस सेंस में हमने डेफिनेशन की, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स न्यूक्लियंस, दैट इज न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो ये बाइंडिंग एनर्जी की बाकायदा डेफिनेशन होगी। अब हम एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को साबित करते हैं कि किसी न्यूक्लियस में कितनी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी होती है, कितना मास डिफेक्ट होता है। तो हीलियम की एग्जांपल लेते हैं हम। हीलियम के लिए हम मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो मास ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास हमें याद रखना है, एटॉमिक मास यूनिट्स में होता है 1.007276। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0086665 U होता है, और जो हीलियम के न्यूक्लियस का मास है वो होता है 4.00281 U। तो मास डिफेक्ट यहाँ से निकालेंगे, तो हीलियम के अंदर ये फार्मूला हमने लिख दिया मास डिफेक्ट का। तो हीलियम के अंदर हमें पता है 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। इसी तरह से उसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस लिखा हमने और डिफरेंस निकाला, तो यहाँ ये गलती से प्लस लिखा गया है, ये माइनस है। तो जब डिफरेंस हमने निकाला तो 0.03034 U आया। तो इसको, अब ये मास डिफेक्ट आया है, इसको आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन से हम कन्वर्ट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी में। तो हमें पता है कि 1 U इक्वल होता है 1.06606 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और डेल्टा एम को अगर हम U से किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब है इस U की जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे और इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5.03 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो अब हम इसको बाइंडिंग एनर्जी वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी मास एनर्जी रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, और इसमें डेल्टा एम की जगह ये वैल्यू लिखी और सी की जगह उसकी वैल्यू लिखी। सॉल्व किया तो हमारे पास जूल में ये रिजल्ट आ गया। इस जूल वाले रिजल्ट को हमने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड किया, तो हमारे पास एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2.82 इंटू 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें हमने इसको मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए एक पावर अलहदा कर लें, तो 28 बना लें, इसको 28.2 लिख लें, यानी इसकी एक पावर
यानी 10 अलहदा करके हमने इस 10 को 2.8 से मल्टीप्लाई करवाया तो पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट हो गया, तो 28.2 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। और 10⁶ मिलियन होता है, मेगा होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हीलियम के न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो है 28.2 MeV। तो इसको हम एक और तरह से ले सकते हैं। हमें ये याद रख लेना चाहिए कि हमारे पास जो एक यूनिफाइड मैस है, एटॉमिक मैस यूनिट है, जिसका मैस 1.06606 इंटू 10⁻27 है, इसका एनर्जी इक्विवेलेंट आता है 931 MeV। यानी इस मैस को जब C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको जूल में रिजल्ट आता है, जूल वाले रिजल्ट को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये 931 MeV आ जाता है। मतलब ये कि 1U का एनर्जी इक्विवेलेंट 931 MeV होता है। जहाँ भी एटॉमिक मैस यूनिट में मैस आया करेगा उसको अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो जो भी U वाली वैल्यू होगी उसको हम 931 से मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाया करेगी। न्यूक्लियर फिजिक्स में ये आसान वे इस्तेमाल किया जाता है, बजाय इसके कि ये इतनी कैलकुलेशन आप अलग से हर दफ़ा करें। तो ये यहाँ पर जिस तरह से ये U में मैस डिफेक्ट आया था 0.03034 U, तो इसको उसके एनर्जी इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर दें 931 से, तो ये आ जाएगा 28.2 MeV। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी, यानी इस मैस डिफेक्ट से आप बाइंडिंग एनर्जी ऐसे भी निकाल सकते हैं आसानी के साथ। तो अब हम इसके आगे चलेंगे। मैस डिफेक्ट पर बात करेंगे हम कि हमें जब मुख्तलिफ मटेरियल्स को आपस में कंपेयर करना होता है, हमारे पास एलिमेंट्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है पीरियाडिक टेबल में, तो उन सारे एलिमेंट्स को जब आपस में हमने कंपेयर करना होता है कि किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, किसका मैस डिफेक्ट कितना है, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें उनकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी हमें हेल्प नहीं देगी। उसकी वजह यह है कि हीलियम के अंदर 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर 4 न्यूक्लियॉन्स नहीं होते, उसमें ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स हैं। इसी तरह से जो आयरन है उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स की तादाद और चेंज हो जाती है, और यूरेनियम पर जाएं तो न्यूक्लियॉन्स की तादाद 235, 238 या 239 मुख्तलिफ आइसोटोप्स में होती है। तो इसका मतलब है कि टोटल जो बाइंडिंग एनर्जी है वो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स होंगे तो श्योरली वो तो ज़्यादा होगी ही, लेकिन ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, स्टेबिलिटी किस न्यूक्लियस की ज़्यादा होगी, ये चीज़ें देखने के लिए हमें बाइंडिंग एनर्जी या मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन के हिसाब से बात करना होती है। हम जब कंपैरेटिव स्टडी करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की तो हम मैस डिफेक्ट भी पर न्यूक्लियॉन देखते हैं, यानी मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग मैस डिफेक्ट बाय मैस नंबर, और मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन को पैकिंग फ्रैक्शन भी कह देते हैं। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ मटेरियल्स का मैस डिफेक्ट नोट करेंगे, मुख्तलिफ एलिमेंट्स का, और फिर उस टोटल मैस डिफेक्ट को हम उनके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन आ जाएगा। इसी तरह से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी हम निकालते हैं जब कंपैरेटिव हमने स्टडी करना होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी, जिस तरह हमने यहाँ ये आपके सामने लिखा हुआ है कि 28.2 MeV हीलियम की टोटल बाइंडिंग एनर्जी आई है, तो ये आई है 4 न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जब हम निकालेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी को, टोटल बाइंडिंग एनर्जी किसी भी न्यूक्लियस की, उसको डिवाइड करवा देंगे उसके न्यूक्लियॉन नंबर से, तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ जाया करेगी। और हीलियम के केस में अगर हम देखें तो 28.2 को 4 से डिवाइड करें तो 7.05 MeV एनर्जी आती है पर न्यूक्लियॉन हीलियम के न्यूक्लियॉन्स की। तो यहाँ हम अब हम उसका ग्राफ देखेंगे।
फिगर में ये आपके सामने मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन का ग्राफ आपको दिखाया गया है। इसमें एक्स एक्सिस पर चार्ज नंबर मौजूद है और वाई एक्सिस पर चेंज ऑफ मैस पर न्यूक्लियन यानी मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन दिया गया है। तो ये हाइड्रोजन से लेकर यूरेनियम तक तमाम एलिमेंट्स के लिए यहाँ मेंशन किया गया है और ये ग्राफ आपको मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन दिखाता है। तो इसमें हाइड्रोजन के लिए तो श्योरली मैस डिफेक्ट हमारा 0 ही आएगा और दूसरा जो है उसके बाद मैस डिफेक्ट इंक्रीज़ करना शुरू करेगा और इंक्रीज़ करते करते मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन फेरस के लिए, आयरन के लिए सबसे ज़्यादा होगा और उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं बड़े एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स, उनके लिए फिर मैस डिफेक्ट कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये कम होगा। तो ये अमाउंट 0.007, 0.008, 0.009 आपको दिखाई गई है और माइनस साइन मैस डिफेक्ट के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। इस फिगर में जो आपको ग्राफ दिखाया गया है, ये ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस न्यूक्लियन नंबर के हवाले से। यानी इसमें हमने न्यूक्लियन नंबर यानी मैस नंबर को रखा है एक्स एक्सिस पर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमने वाई एक्सिस पर रखा है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का अगर ये ग्राफ हम देखें विद मैस नंबर तो हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के लिए बाइंडिंग एनर्जी कम है और उसके बाद हाइड्रोजन के ड्यूट्रियम के लिए और फिर ट्रिटियम के लिए थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि न्यूक्लियंस की तादाद बढ़ जाती है और इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स की पहले शुरू में इंक्रीज कर रही है ऑन दी एवरेज। अगर देखें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है और ये मैक्सिमम होती है फेरस के केस में, आयरन के केस में, और उसके बाद ग्राफ डाउन आ रहा है जो इंडिकेट कर रहा है कि इसके बाद हायर मैस नंबर के जो एटम्स हैं उनमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है और ये इस टेल पर अगर जाके देखें तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो चुकी हुई है यूरेनियम के केस में। तो जो कैलकुलेटेड है वो यहाँ ग्राफ में भी वो स्केल दिया गया है और एग्जैक्टली जो आयरन के लिए वैल्यू आती है वो आती है 8.8 MeV और यूरेनियम 238 तक जाकर वो 7.6 MeV रह जाती है। इसका मतलब है कि जो मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं बनिस्बत शुरू वालों के या आखिर वालों के। और आखिर वाले वैसे भी हमें पता है कि रेडियो एक्टिव हो जाते हैं तो वो स्टेबल नहीं रहते। तो मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी सबसे ज़्यादा होती है और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं। थैंक यू।